अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज अगर देखें देश भर में कुल 2000 के आसपास मामले बढ़ गए और ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। और हम अगर टोटल करें कि संक्रमितों की संख्या इस समय कितनी है देश में, तो वो लगभग 27,000 के पास आंकड़ा पहुंच गया है और 850 के आसपास पहुंचने वाला है उन लोगों का आंकड़ा जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और महाराष्ट्र में स्थिति बिगड़ती जा रही है। 8,000 के आसपास मामले पहुंच गए हैं और खास तौर पे अगर हम देखें सिर्फ एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 440 नए केस आए हैं, जो कि बिल्कुल एक दिखाता है कि किस तरीके से स्थिति वहां पर बेकाबू होती जा रही है। गुजरात में जो मामले 3,000 को पार कर चुके हैं, दिल्ली में 2600 के आसपास मामले चल रहे हैं। और इन सब के बीच राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होने वाली है, जिसमें 3 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहला कि अभी स्थिति क्या है, कहां पे क्या जरूरत है राज्यों को, और खासतौर पे राज्यों की भी शिकायतें थी, जैसे पीपीई किट उनको नहीं मिल रही है, या जो अगर कोरोना जांच किट है, या अभी जो रैपिड टेस्ट किट्स आई थी उसमें जो खराबी थी उसकी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें थी। तो राज्यों के मुख्यमंत्री भी कल प्रधानमंत्री के साथ संवाद में ये सब चीजें उठाने वाले हैं। और 3 मई के बाद स्थिति क्या रहेगी, 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन को पूरा राज्य से हटा दिया जाएगा, देश से हटा दिया जाएगा, क्या फिर जो खाली जो रेड जोन्स हैं या जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं सिर्फ उन्हीं में रखा जाएगा, और क्या जो खासतौर पर अगर हम बात करें रेलवे की या हवाई यात्रा की या जो ट्रांसपोर्ट है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है उसको लेकर जो भी प्रतिबंध है क्या वो हटाए जाएंगे, इन सब मुद्दों पर भी कल चर्चा होगी। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। और इसके लिए खासतौर पर देखा जाएगा कि इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो लॉकडाउन के नियमों का पालन किस तरह से राज्य करा पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, जो एमएचए की गाइडलाइंस है उनका पूरा वहां पर पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय दल कुछ राज्यों में गया भी था, वहां भी उन्होंने राज्यों को दौरा किया है, वहां के जो हालात का जायजा लिया है, केंद्र को अपनी रिपोर्ट दी है, उस पर भी शायद प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ। और इसके अलावा एक मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के बाद एक वित्तीय पैकेज पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। ये वित्तीय पैकेज कैसा होगा, खासतौर पे माना जा रहा है कि ये एमएसएमई उद्योग के लिए एक राहत भरा पैकेज हो सकता है, जिस पर भी चर्चा हो सकती है। राज्यों के जो भी आग्रह हैं वो सरकार उस पर गौर करने के बाद इस पैकेज को शायद अंतिम रूप दे। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा अहम फैसला भी लिया। प्रधानमंत्री ने अपने पीएमओ में 2 अधिकारियों, तरुण बजाज जी हैं और एके शर्मा जी, बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। इन दोनों की जो नियुक्ति है, एक को आर्थिक मामलों के मंत्रालय में भेज दिया है सचिव बनाकर, तो एक को जो एमएसएमई मंत्रालय है उसमें भेज दिया है सचिव बनाकर। और ये दोनों मंत्रालय ऐसे हैं कि इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। आर्थिक मामलों के जो मंत्रालय है उसकी बड़ी भूमिका रहने वाली कि जो पैकेज कैसे बने जिसमें जो जरूरतमंद है उन सबको मदद मिल सके और इसका क्रियान्वयन सही से हो पैकेज का। और जो अगर हम एमएसएमई उद्योग की बात करें तो यही वो उद्योग है जो कि भारत की उद्योगों की आधारशिला है और इसमें सर्वाधिक संख्या में जो लोगों को रोजगार मिलता है। तो एमएसएमई पर प्रधानमंत्री की खास तौर पर निगाह है कि कैसे इसको फिर से वापस खड़ा किया जाए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आज जो राजनीति भी जमकर हुई है, राजनीति जमकर कल भी हो सकती है। कल प्रधानमंत्री के साथ संवाद के बाद क्या मुख्यमंत्री जो विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो क्या कहेंगे, विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो क्या कहते हैं, अलग अलग मीडिया के साथ वार्तालाप में इस सब पर गौर किया जाएगा। इस बीच विपक्ष ने एक बड़ा फैसला किया है कि कल एक विपक्षी दलों की एक राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होगी और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी भाग ले सकते हैं। देखना होगा कि विपक्ष अपनी इस एकजुटता से क्या संदेश देना चाहता है। क्या राजनीतिक एकजुटता जो अब तक दिख रही थी, क्या ये विपक्षी एकजुटता अलग होते के साथ ही वो राजनीतिक एकजुटता टूटती हुई नजर आती है, इस पर सबका ध्यान रहेगा, सबकी निगाह रहेगी। इस बीच कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के 1 महीने से अधिक समय बाद गायिका कनिका कपूर ने रविवार को अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि उनकी यात्राओं की समय सारिणी के संबंध में
कई गलत जानकारियां फैलाई गईं। कनिका को 20 मार्च को संक्रमित पाए जाने के बाद कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच ब्रिटेन से देश लौटने के बावजूद स्वयं को पृथकवास में नहीं रखने और लापरवाही बरतने को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कनिका ने लखनऊ में कम से कम 3 समारोहों में भाग लिया था, जिनमें से एक पार्टी में भाजपा की वरिष्ठ नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी शामिल हुए थे। इसके बाद गायिका के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने लापरवाही बरतने और ऐसे कृत्य करने का मामला दर्ज किया जिससे संक्रमण फैलने की आशंका थी। गायिका ने अपने बयान में कहा कि वह उनमें संक्रमण का पता लगाने के संबंध में सामने आई कई कहानियों से अवगत है, लेकिन किसी व्यक्ति को नकारात्मक टिप्पणियों से निशाना बनाए जाने से वास्तविकता नहीं बदलती। उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से कुछ कहानियों को मेरे अभी तक चुप रहने के कारण और बल मिला। मैं इसलिए चुप नहीं थी क्योंकि मैं गलत हूं। मैं इस बात से पूरी तरह अवगत हूं कि मेरे मामले में कुछ गलतफहमियां हुई और गलत जानकारियां फैलाई गईं। मैं समय दे रही थी ताकि सच सामने आए और लोगों को इसका एहसास हो। कनिका ने कहा कि उनके मामले में कुछ तथ्यों को वह स्पष्ट करना चाहती हैं कि वह ब्रिटेन, मुंबई या लखनऊ में जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आई, उनमें से किसी व्यक्ति में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं, बल्कि उनकी जांच में उनमें संक्रमण नहीं होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा, मैं 10 मार्च को ब्रिटेन से मुंबई आई और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मेरी पूरी जांच हुई। उस दिन तक इस बारे में कोई परामर्श जारी नहीं किया गया था कि मुझे स्वयं को पृथकवास में रखने की आवश्यकता है। मुझमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए मैंने स्वयं को पृथकवास में नहीं रखा। गायिका ने कहा कि वह अपने परिवार से मिलने 11 मार्च को लखनऊ गई और उन्होंने दावा किया कि घरेलू उड़ानों के लिए जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। कनिका ने कहा कि 14 और 15 मार्च को उन्होंने एक मित्र के यहाँ दोपहर और रात का भोजन किया। उन्होंने स्पष्ट किया, मैंने कोई पार्टी आयोजित नहीं की थी और मैं एकदम स्वस्थ थी। उन्होंने कहा कि उनमें 17 और 18 मार्च को बीमारी के लक्षण दिखने शुरू हुए और उन्होंने 19 मार्च को जांच कराई। कनिका ने कहा, 20 मार्च को जब मुझे संक्रमित होने के संबंध में बताया गया तो मैंने अस्पताल जाने का फैसला किया। मुझे 3 बार जांच में संक्रमण नहीं होने की पुष्टि के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और इसके बाद से मैं 21 दिन के लिए घर में पृथकवास में थी। उन्होंने कहा, मैं उन चिकित्सकों और नर्सों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण समय में मेरा पूरा ध्यान रखा। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पालघर में हुई घटना की रविवार को निंदा की और कहा कि समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पालघर में भीड़ ने 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी थी। भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संबोधन में कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाकर रखना प्रशासन का दायित्व था। उन्होंने कहा, मानवता की कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करने वाले सन्यासियों की पालघर में बर्बरता से हत्या कर दी गई। पुलिस क्या कर रही थी? इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। भागवत ने कहा कि साधु मानवता के दूत थे और उस धर्म का पालन कर रहे थे जिसे वे मानते थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म आचार्य सभा ने दोनों संतों को 28 अप्रैल को श्रद्धांजलि देने की अपील की है। भागवत ने कहा, विश्व हिंदू परिषद ने भी इसके लिए कार्यक्रम तय किया है। हम उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि समुदाय के नेताओं को लोगों से गुस्सा और गुमराह न होने को कहना चाहिए। भारत विरोधी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा संघ प्रमुख ने संभवतः तबलीगी जमात के लोगों से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में कहा कि यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो हर किसी को अपराधी न माने, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं से बिना भेदभाव लोगों की सेवा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन्हें भी सहायता की आवश्यकता है वे हमारे अपने हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा, संकट की इस घड़ी में सहायता करना हमारा दायित्व है। सभी 130 करोड़ भारतीय अपने हैं। यह उल्लेख करते हुए कि राहत गतिविधियों के रूप में आरएसएस लॉकडाउन के दौरान सक्रिय है, भागवत ने कहा, इस महामारी का खतरा पूरी तरह खत्म होने तक हमें राहत कार्य जारी रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने इस महामारी का सामना प्रभावी ढंग से किया है क्योंकि सरकार और लोगों ने आगे बढ़कर काम किया है। संघ प्रमुख ने कहा कि विकास का नया मॉडल होना चाहिए जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने कहा, जहां तक संभव हो लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि राज्य में लागू पाबंदियों में ढील देने का निर्णय 3 मई को देशव्यापी लॉकडाउन समाप्त होने पर स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा। राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर टेलीविजन पर अपने संबोधन में उन्होंने ये विचार रखे। ठाकरे ने कहा, 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा अगले सप्ताह की जाएगी। उसके बाद हम लॉकडाउन में ढील देने के कदम पर निर्णय लेंगे। ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी उनके कथन के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें गडकरी ने कहा था कि किसी भी प्रकार की राजनीति करने का यह सही समय नहीं है।
ठाकरे ने कहा, गडकरी जी ने परोक्ष रूप से कहा है कि कुछ लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए उनका लाख बार धन्यवाद। सभी लोगों से मुझे समर्थन देने को कहने के लिए उनका धन्यवाद। कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में आपने लोगों से मेरा समर्थन करने को कहा। इससे पहले राज्य में कोरोना वायरस से उपजी स्थिति को लेकर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार की आलोचना की थी। इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बीपीओ और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को जुलाई के अंत तक घर से काम करने की अनुमति देनी चाहिए। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्याधिकारी वीएस कुंडू ने यह बात कही है। कुंडू ने कहा कि डीएलएफ सहित कई भूमि भवन संपदा परियोजनाओं को निर्माण शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन उन्हें भौतिक दूरी के नियमों के दायरे में काम करना होगा। वह हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है और यहाँ इन्फोसिस, जेनपैक्ट, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सहित अनेक बहुराष्ट्रीय और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां तथा बीपीओ कार्यालय हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने मार्च के मध्य में परामर्श जारी कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बीपीओ कार्यालयों, आईटी कंपनियों, कॉरपोरेट और उद्योगों से कहा था कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने दें। कुंडू ने कहा, अभी ऐसा प्रतीत होता है कि घर से काम करने का यह परामर्श जुलाई के अंत तक जारी रहेगा। उन सभी को जिनके कार्यालय गुरुग्राम में हैं, जहां तक संभव हो घर से ही काम करना जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र के मामले में संभव नहीं है, लेकिन जहां भी संभव है वहां इसका पालन किया जाना चाहिए। कुंडू ने कहा कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजनाओं को भौतिक दूरी के नियम के दायरे में कुछ निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा, ऐसे निर्माण स्थलों को भौतिक दूरी के नियम के दायरे में काम शुरू करने की अनुमति दी गई है जहां मजदूर स्थल पर पहले से ही ठहरे हुए हैं और उनको भी जहां मजदूर पास में ही रहते हैं। अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की प्रकृति ऐसी है कि कोई नहीं जानता कि हम कब पहले जैसी स्थिति में लौटेंगे। कॉर्पोरेट हब होने के साथ ही गुरुग्राम शहर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी केंद्र है। फिलहाल अगर हम बात करें, वैसे तो सभी की नजरें कल की बैठक पर लगी हुई है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चर्चा के बाद क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन को लेकर जो विशेषज्ञों की सलाह आ रही है, जो डॉक्टरों की सलाह आ रही है, जो तमाम बात निकल कर आ रही है, वो यही निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन शायद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी नहीं हुई है कि जो कोरोना वायरस है वो कंट्रोल में आ गया हो। जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है निश्चित रूप से कि अगर आज की स्थिति में लॉकडाउन हटा लिया गया, सब कुछ प्रतिबंध हटा दिए गए, तो लोग फिर से सड़कों पर निकलेंगे और ये महामारी बड़ा विकराल रूप ले सकती है। अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो माना जा रहा है इस बात का कि सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय लेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और सशक्त विकल्प नहीं है फिलहाल कोरोना वायरस को हराने का।